नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सीरीज़ का एक और चैप्टर लेकर के मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ, विजेंद्र कुमार सोनी। आज का अपना टॉपिक कक्षा 10 की भूगोल की किताब से है, जिसका टाइटल है कृषि। कृषि का पूर्णतः संबंध भारत की कृषि से रहेगा। भारत की कृषि से, भारत की कृषि में प्रकार करते हुए उनके यदि वर्ल्ड लेवल पर कोई एग्जाम्पल मिलेंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कृषि। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अंत तक देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो सबसे पहले जो हम कृषि का प्रकार करने वाले हैं, उस कृषि के प्रकार का नाम है कर्तन एवं दहन कृषि, जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। सीधा सा इस कृषि का संबंध जो आज तक हम पढ़ते आए हैं वो कौन सा है? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि ये आपने याद रखना है। स्थानांतरित कृषि के ही अन्य ये नाम है कर्तन एवं दहन प्रणाली और श्लेष और बर्न। इसमें क्या करता है किसान? कोई भी एक क्षेत्र में जो क्षेत्र वन से ढका हुआ है उस क्षेत्र में गए, यहाँ पर जो भी वन थे उन वनों के क्षेत्र को आग लगा दी। वन थे वो राख के रूप में तब्दील हो गए हैं। अब वो राख इनके उर्वरक के काम में आएगी और यहाँ पर कृषि कार्य करना स्टार्ट कर दिया। 3 से 4 साल तक यहाँ कृषि कार्य करते हैं। जब इनकी उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी तब ये यहाँ से पलायन कर जाएंगे और नए क्षेत्र पर जाकर के यही क्रिया पुनः दोहराएंगे। इस प्रकार की कृषि को क्या नाम दिया गया है? स्थानांतरित कृषि नाम दिया गया है। आदिकाल से लेकर के और वर्तमान तक ये कृषि का सिस्टम चलता आ रहा है। इसमें क्या विशेष चीज़ है कि किसान बाहर से किसी प्रकार के उर्वरक का और आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं करते हैं। जो पेड़ों से ही इनको उर्वरा शक्ति मिली है उन्हीं का ही उपयोग करेंगे। ये चीज़ आपने इसमें भली भांति ध्यान रखना है। क्लियर है? अब भारत में इसके कुछ विशेष क्षेत्र में विशेष नाम है, वो नाम आपने याद रखने हैं। जैसे जूमिंग कहाँ कहा जाता है या जूम कहाँ कहा जाता है, तो वो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं भारत के, जिसको पूर्वांचल में सम्मिलित कह देते हैं। उसमें कौन सा आएगा? असम है, मेघालय है, मणिपुर है और नागालैंड है, मिजोरम है। ये वाले क्षेत्र आ जाएंगे। इनमें मणिपुर में भी एक विशेष नाम से जाना जाता है। कौन सा? पामलू। पामलू ये याद रखना है, यही एग्जाम्पल उठ सकता है। छत्तीसगढ़ में इसको बस्तर, बस्तर कहते हैं। कहाँ पर? बस्तर जिले में। बस्तर जिले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दिप्पा कहा जाता है। दिप्पा, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और यही क्षेत्र यदि हम भारत में कहेंगे तो कौन से हो जाएंगे? स्थानांतरित कृषि के क्षेत्र हो जाएंगे। देखिए, स्थानांतरित कृषि का वैसे तो सीधा संबंध उष्ण कटिबंध से है। उष्ण कटिबंध से, उष्ण कटिबंध के अतिरिक्त, उष्ण कटिबंध का कौन सा? आर्द्र एरिया जहाँ वनों की भरमार रहती है। इसके अतिरिक्त कहाँ हो जाएगा? इसके अतिरिक्त यदि कोई क्षेत्र आएगा तो वो पर्वतीय क्षेत्र आ जाएगा, स्थानांतरित कृषि से संबंधित। क्लियर है? इसके अलावा यदि हम वर्ल्ड लेवल पर इसके नाम देखते हैं तो देखिए, जूम नाम अभी आपने देखा, जूमिंग का नाम देखा, जो कर्तन और दहन प्रणाली है, वो तो वर्ल्ड लेवल पर इसकी एक सार्वभौमिक पहचान मिली हुई है। लेकिन यदि मैक्सिको और मध्य अमेरिकी देशों में कहें तो मिल्पा, देखिए डायरेक्ट आने वाला सवाल है। वेनेजुएला में कहें तो कोनुको, ब्राज़ील में कहें तो रोक्का, मध्य अमेरिका में कहें तो मसोले, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में इसे रे नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अब दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत में यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर बेबर या दहिया नाम से बुलाया जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू नाम से या पिंडा नाम से बुलाया जाता है। उड़ीसा में इसे पामाडाबी, कोमान या बरिगा, ये इसके नाम है। कहाँ पर? उड़ीसा में। पश्चिमी घाट में इसे कुमारी कहा जाता है और कहाँ? विशेषकर केरल में। केरल में इसे क्या कहा जाता है? कुमारी कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसे वालरा कहा जाता है, वालरे कहा जाता है, वाल्टरे कहा जाता है।
हिमालयन क्षेत्र में इसे खिल कहा जाता है, झारखंड में इसे कुरबा कहा जाता है, उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में इसे झूम कहा जाता है, जिसके एग्जाम्पल हमने अभी पढ़े थे। क्लियर है? तो ये स्थानांतरित कृषि से संबंधित विशेष नाम हैं, वो आपने याद रखने हैं। देखिए, स्थानांतरित कृषि है क्या? स्थानांतरित कृषि वास्तव में निर्वाह कृषि तो है, जीवन यापन के लिए की जाने वाली कृषि ही तो है। उसी जीवन यापन की जाने वाली कृषि के अलावा यदि उसका जो उत्पादन है वो गहन तरीके से किया जाए, उसमें सिंचाई और रसायनों का उपयोग कर लिया जाए, तो वो कृषि कौन सी बन जाती है? गहन जीविका कृषि बन जाती है। और ऐसी कृषि की सबसे बड़ी विशेषता कहाँ होती है? जहाँ पर जनसंख्या अधिक हो। जैसे वर्ल्ड लेवल पर यदि हम बात करें तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार की कृषि देखने को मिलेगी। और इसमें क्या विशेषता रहेगी कि इसमें समस्त प्रकार के जो रसायन है उनका उपयोग किया जाएगा और सिंचाई का उपयोग किया जाएगा। क्लियर है? ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि की। वाणिज्यिक कृषि की देखिए, इसका सबसे पहले हम मुख्य लक्षण देख लेते हैं। मुख्य लक्षण में क्या होगा कि औद्योगिकरण से संबंधित होगा, व्यवसायीकरण से संबंधित होगा, आधुनिक निवेशों से संबंधित होगा, जिसमें समस्त प्रकार के हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल करना, रसायन का इस्तेमाल करना, कीटनाशकों का प्रयोग करना। मतलब यदि इनका उपयोग करेंगे तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन कैसा होगा? वो उच्च रहेगा। हमने उद्देश्य क्या रखा है? इसका वाणिज्यिक उद्देश्य रखा है। और ऐसा वर्तमान में एग्जाम्पल कहाँ मिलता है? हरियाणा में और पंजाब में। और कौन सी खेती में? चावल की खेती में। इस प्रकार का एक उदाहरण मिलता है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ऐसा ही सिस्टम आपने एक रोपण कृषि में भी अपना लिया है। रोपण भी एक क्या है? वाणिज्यिक खेती भी है। रोपण एक्चुअली है क्या? रोपण कृषि का जो संबंध रहेगा वो उष्ण कटिबंध से रहेगा। उष्ण कटिबंध का मतलब क्या है कि जो भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द का क्षेत्र है, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो खेती की जाती है वो उष्ण कटिबंधीय खेती, और जिसमें रोपण कृषि का उदाहरण आपने ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है? एक खेत में पौध तैयार की जाती है और ये पौध जैसे ही तैयार हो जाए तो इसकी जो ये छोटे छोटे पौधे हैं इनको निश्चित अंतराल पर दूर दूर करके और रोप दिया जाता है। इस प्रकार की खेती रोपण कृषि कहलाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप अपने इर्द गिर्द चावल की फसल के दौरान कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना है। भारत में इसके उदाहरण का कौन कौन से हैं? चाय का, कॉफ़ी का, रबड़ का, गन्ना का, केले का, ये रोपण कृषि के उदाहरण मिलते हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय का और कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन ये रोपण फसल का उदाहरण है। अब गहन कृषि का जो हमने सबसे बड़ा एग्जाम्पल पढ़ा है वो हमने चावल के रूप में पढ़ा है। चावल, इसके अलावा गेहूं है वो भी गहन कृषि के अंतर्गत आएगी। लेकिन एक बहुत ही अच्छा सा सवाल बनता है कि चावल और गेहूं के बीच में कौन सी समवर्षा रेखा है जो इन दोनों भागों को अलग करती है? तो वो 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा होगी। 100 सेंटीमीटर से कम है तो वहाँ गेहूं का उत्पादन होगा, 100 से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर चावल का उत्पादन होगा गहन कृषि के अंतर्गत। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ये आपकी पुस्तक में नहीं दे रखा है। अब बात करते हैं पुस्तक के हिसाब से सस्य प्रारूप क्या होता है। देखिए, सिंपल सी बात है कि सस्य प्रारूप के अंतर्गत जो एक क्षेत्र है, ये खेत है। मान लो कि ये 10 बीघा खेत है, इसमें 3 बीघा में कोई एक फसल बो दी। जैसे हमने गेहूं की बात कर ली। ये 3 बीघा में हमने सरसों की बात कर ली, सरसों। और बाकी जो है वहाँ पर हमने तारामीरा बो दिया।
तो ये 10 बीघा जमीन के लिए हमने शस्य प्रारूप तैयार कर दिया। ये तो है एक क्षेत्र के लिए शस्य प्रारूप। एक होता है भारतीय कृषि विभाग के अनुसार शस्य ऋतुएं, ऋतु के अनुसार शस्य फसलें कौन सी होती हैं, तो वो 3 प्रकार की है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसको पढ़ने के लिए एक बार यहाँ देखें कि जो हिंदू महीने होते हैं 12 महीने, उसमें जो श्रावण का महीना है, श्रावण का महीना, श्रावण के महीने में जो अंग्रेजी महीनों के लगभग जुलाई में आता है, जुलाई में यहाँ पर हम एक फसल बोते हैं, श्रावण में बोते हैं, इसलिए इसको सावणी कह देते हैं। इसी फसल का दूसरा नाम है खरीफ। खरीफ कब बोते हैं ये? जुलाई माह में। जुलाई माह में इस फसल को 4 महीने बढ़वार के दे करके और अंत में 4 महीने के बाद में अक्टूबर और नवंबर में काट लेते हैं। अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। अक्टूबर अंत में और नवंबर माह में इसको काट लिया जाता है। क्लियर है? इसके अंतर्गत आने वाली जो मुख्य फसलें हैं उसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है। उस ट्रिक से आपका सवाल गलत नहीं होगा, चाहे कोई भी कंपटीशन देना। वो ट्रिक क्या है? बागड़ी सबको आती है, उसमें देखना, ग्वार बाज तिस्सो हो, ग्वार बाज तिस्सो हो, अर चाक में मुंह दियो, चाक में मुंह दियो, अर मुंह पर मोच गणी, अर मुंह पर मोच गणी। ये चीज आपने याद रखनी है। ये 15 प्रकार की खरीफ की फसलें हैं। नंबर 1 ग्वार है, नंबर 2 बाजरा है, नंबर 3 ज्वार है, नंबर 4 तिलहन है, नंबर 5 सोयाबीन है, नंबर 6 अरहर है, फिर चावल है, फिर कपास है, फिर मक्का है, फिर मूंग है, फिर अरंडी है, फिर मूंगफली है, फिर मोठ है, फिर चवड़ा है, फिर गन्ना है। गन्ना है। तो ये 15 प्रकार की खरीफ की फसल हो गई। अच्छा, 10 2 बार लिख दिया। ये 15 प्रकार की खरीफ की फसल हो गई है, 15 प्रकार की। तो ये आपने याद रखना है। टोटल खरीफ के अंतर्गत फसलें कौन सी होगी, कब बोई जाएंगी और कब इनको काटा जाएगा। क्लियर है? अब ये जब बोई जाती है तो अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो इसी फसल के दौरान तो आता है, तो पानी तो यहाँ से मिल जाएगा। और यदि पानी नहीं मिलता है तो सिंचित क्षेत्रों में इन फसल को बोया जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये जब कटती है तो आसमान स्वच्छ रहना चाहिए। तो अक्टूबर नवंबर में बारिश होती कहाँ है, तो आसमान स्वच्छ रहता है। ये भी चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। दूसरी जो फसल है वो है रबी की फसल। रबी की फसल को हम हाड़ी कहते हैं, हाड़ी। रबी की फसल को हम हाड़ी कहते हैं। और ये कब बोई जाएगी? ये नवंबर माह में बोई जाएगी। नवंबर माह में 4 महीने इसको पकने के बाद में मार्च अप्रैल में काट लिया जाएगा। मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाएगा। अप्रैल में 13 अप्रैल को इस फसल के आगमन पर एक त्यौहार होता है, जिस त्यौहार का क्या नाम है? बैसाखी का त्यौहार। बैसाखी का त्यौहार पंजाब में, वो बैसाखी का त्यौहार आपको याद भी रखना है। 13 अप्रैल 1919 को इसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी फसल से उसका संबंध है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इसमें फसलें कौन कौन सी आती है। तो उसकी एक ट्रिक है, वो याद रखनी है आपने कि आलसी तारा जो सच में धन गेहूं को समझता है, सच में धन गेहूं को समझता है, और ससुर सूरज मटर में जी भरता है। ससुर सूरज मटर में जी भरता है। ये ट्रिक आपने याद रखनी है। ये 12 प्रकार की रबी की फसलें हैं। आलसी से क्या हो जाएगा? आलसी से अलसी।
तारा मीरा, जौ, स और च सरसों और चना, में से मेथी, धन से धनिया, गेहूं, और ससुर को यहाँ पर एक काम करना है, ससुर को मसूर बनाना है, ससुर को मसूर बनाना है। फिर सूरजमुखी, फिर मटर, और जी से जीरा। तो ये 12 प्रकार की कौन सी फसलें हैं, रबी की फसलें हैं, जो आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है। अब जो इसके बाद में फसल रहेगी वो कौन सी फसल रहेगी, वो जायद की फसल होगी। उस जायद की फसल में देखें, सबसे पहले तो इसका समय याद रखना है। जायद जायद का समय कौन सा होगा, जब रबी की फसल कट जाएगी उसके बाद में इसको बोया जाएगा। तो मई और जून का महीना जायद की फसल के लिए निर्धारित हुआ है, मई और जून का महीना। अब मई जून में प्री मानसून, देखना ये शब्द याद रखना, प्री मानसून वर्षा से ये फसल पकती है। क्या आएगा इसमें, हरी तरकारी। हरी तरकारी जितनी भी होगी वो इस फसल के अंतर्गत आएगी, जैसे घिया, पेठा, लौकी, तोरी, ये सारे के सारे, ककड़ी, ये इसके अंतर्गत जायद की फसल के अंतर्गत आएगा। क्लियर है। तो ये ऋतुओं के अनुसार भारत की फसलें थी। इन्हीं फसलों को आपने यहाँ बुक में पढ़ना है। जैसे रबी फसल की बात है तो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य ये बोया जाता है। ये सारी फसलें दे रखी हैं। अब इसके उत्पादक जो पर्टिकुलर एक एक फसल की बात करनी है, जैसे सबसे महत्वपूर्ण फसल इसमें बड़ी खाद्यान्न होती है। देखें, खरीफ की फसल के अंतर्गत जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो चावल है, और रबी की फसल के अंतर्गत मुख्य खाद्यान्न फसल है वो गेहूं है। और गेहूं का संबंध शीतोष्ण कटिबंध से रहता है। तो जो शीत ऋतु और शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ जो होते हैं उनसे होने वाली वर्षा से पैदा होती है कौन सी, गेहूं की फसल। क्लियर है। यदि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाए तो गेहूं और चावल पर ही देखा गया। तो रबी की कौन सी फसल इससे सर्वाधिक प्रभावित हुई थी, वो गेहूं की फसल है। और खरीफ की फसल कौन सी सर्वाधिक प्रभावित हुई थी हरित क्रांति के अंतर्गत, तो वो चावल की फसल है। ऐसे ही आपने खरीफ की फसलों की बात करनी है जो मानसून आधारित, मैंने दक्षिणी पश्चिमी बताया था। सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है, और अक्टूबर नहीं, अक्टूबर और नवंबर में इसको काट लिया जाता है। लेकिन आपकी बुक के हिसाब से सितंबर और अक्टूबर दे रखा है। इसकी मुख्य फसलें कौन सी है जो मैंने अभी आपको ट्रिक से बताई थी वो सारी इसमें शामिल हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से कहाँ होती है, क्योंकि इसमें मुख्य खाद्यान्न क्या है, चावल है। ये कहाँ होती है, असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लगभग सभी जगह ये खेती होती है। कहाँ, जहाँ पानी की प्रॉपर व्यवस्था है, सिंचाई के लिए उपलब्ध है वहां पर। अब भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो प्रति हेक्टेयर की बात करें चावल की तो वो पंजाब में और हरियाणा में होती है। पहले नंबर पर पंजाब है। और यदि सबसे ज्यादा चावल की बात करें तो वो पश्चिमी बंगाल में आएगा, पश्चिमी बंगाल में। क्लियर है। असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में चावल की 3 फसलें पर बोई जाती है, अमन, ओस और बोरो। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अमन, ओस और बोरो 3 प्रकार की फसलें बोई जाती है। तो ये साल भर बोई जाती है कहां पर, असम में, पश्चिमी बंगाल में और उड़ीसा में। क्लियर है। रबी और खरीफ के बीच में जो नई फसल है तीसरे प्रकार की वो कौन है, जायद। और इसमें क्या चीज होती है, जो भी हरी तरकारी है वो इसमें बोई जाती है। गन्ना एक ऐसी फसल है जो लगभग 1 वर्ष में जाकर के तैयार होता है। क्लियर है। तो ये ऋतु के अनुसार खरीफ, रबी और जायद की फसल की बात की है। अब हम भारत में जो एक एक फसल मुख्य हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम चावल की बात करते हैं। भारत में सबसे बड़ा खाद्यान्न कौन है, चावल है। और चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक भी भारत ही है चावल के हिसाब से। यदि भारत के मानचित्र पर हम चावल उत्पादक देश क्षेत्रों की बात करें तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये असम का क्षेत्र, और ये जो गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र, और ये
तटीय क्षेत्र ये वाला, और इस तरफ भी जो पश्चिमी तट का हिस्सा है वहां पर, ये सारा चावल उत्पादक क्षेत्र है। और यहाँ पर जो ये वाला क्षेत्र है कौन सा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का उत्तरी गंगानगर हनुमानगढ़ का हिस्सा और उत्तर प्रदेश का ये वाला हिस्सा, यहाँ पर चावल अपेक्षाकृत कम होता है। लेकिन लेकिन जो गहन चावल का उत्पादन है वो ये वाला बेल्ट है, जिसमें कौन आ जाएगा, पश्चिमी बंगाल का हिस्सा, बिहार का और झारखंड का हिस्सा। क्लियर है, मैदानी हिस्सा, पर्वतीय हिस्सा इसमें हमने यहाँ छोड़ दिया है। चावल किस प्रकार की फसल है, खरीफ की फसल है। इसके लिए तापमान कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए सेल्सियस और सेंटीग्रेड एक ही बात है, सेल्सियस और सेंटीग्रेड एक ही बात है, तो ये ध्यान रखना, कहीं 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा जाता है, कहीं 25 डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है। वर्षा कितनी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। मैंने गहन कृषि करवाया था तब बताया था कि 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, वो किसको अलग करती है, चावल और गेहूं के उत्पादन क्षेत्रों को अलग करती है। ये चीज ध्यान में रखनी है। चावल के लिए उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदान, तटीय भाग और डेल्टाई क्षेत्र प्रमुख हैं। नहरों के जाल में भी ये चावल के उत्पादन हो सकते हैं, जिसमें कौन है, पंजाब का क्षेत्र आ जाएगा, हरियाणा का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कुछ हिस्सा आ जाएगा जो इसमें सम्मिलित है। इसके बाद गेहूं की बात करते हैं। गेहूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। देखिए चावल हमने बार बार मैं कह रहा हूं कि खरीफ के अंतर्गत रखा है और गेहूं को हमने रबी के अंतर्गत रखा है, तो ये रबी की फसल है। इसके लिए जो वार्षिक वर्षा चाहिए वो कितनी है, 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक होनी चाहिए। और शीत ऋतु में इसको बोते हैं। पकते समय क्या होना चाहिए, धूप खिली रहती है, तो अप्रैल में वैसे ही धूप खिली हुई रहती है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। गेहूं के संदर्भ में गेहूं के क्षेत्र कौन से हैं, तो इसके मुख्य दो क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन में काली मिट्टी का क्षेत्र। अब कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएंगे, देखिए उत्तर पश्चिम के हिस्से की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान का हिस्सा आ जाएगा। और काली मिट्टी वाले क्षेत्र में जो महाराष्ट्र और सौराष्ट्र का हिस्सा है वो आ जाएगा। एक इसमें मध्य प्रदेश का भी दोनों के संक्रमण क्षेत्र में आ जाएगा, जहां गेहूं का उत्पादन होता है। अब बात करते हैं मोटे अनाज की। देखिए मोटे अनाज में क्या क्या चीज सम्मिलित है, डायरेक्ट सवाल उठने वाला है। ज्वार, बाजरा और रागी, ये मोटे अनाज के अंतर्गत बोई जाने वाली फसलें हैं। अब इसमें रागी की बात करें तो रागी में क्या विशेष है, रागी में विशेष है कि इसमें लोहे और कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक ये सारे इसमें सम्मिलित रहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मोटा अनाज क्यों खाना चाहिए, तो ये सारे जो पोषक तत्व हैं इसमें सम्मिलित है, इसलिए खाना चाहिए। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से जो इसका एक भाग है कौन, ज्वार। ज्वार उत्पादन में देश तीसरे नंबर पर है। किसके बाद, चावल, गेहूं और तीसरे नंबर पर कौन है, ज्वार है। और ज्वार किसके अंतर्गत आ रहा है, मोटे अनाज के अंतर्गत आ रहा है। तो तीसरी बड़ी खाद्यान्न फसल कौन हो गई है, ये ज्वार हो गया। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। कहाँ उगाया जाता है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में मोटे अनाज का उत्पादन होता है। और प्रथम स्थान पर कौन आ गया, इसमें महाराष्ट्र होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, बाजरा। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, हरियाणा इसमें सम्मिलित है। ये मुख्य उत्पादक क्षेत्र हो गए हैं। अब रागी की बात करते हैं। रागी शुष्क फसलों की अंतर्गत आती हैं। शुष्क प्रदेश में बोई जाने वाली फसल है, तो ये शुष्क फसल हो गई है। क्लियर है। यह लाल, काली, बलुआ, दोमट, उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जा सकती है। रागी के उत्पादक क्षेत्र कौन से आ गए हैं, उनमें कर्नाटक का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश का मुख्य स्थान आएगा। तो बाजरा के बाद कौन सी फसल हमने की है, रागी की फसल की है।
इसके बाद हम बात करते हैं मक्का की। मक्का भी खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में यूज की जाती है और यह खरीफ के अंतर्गत आने वाली फसल है। मक्के के लिए तापमान कितना चाहिए, तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक मक्के के लिए आवश्यक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी कौन सी चाहिए, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। और कहाँ, बिहार में मक्का रबी की फसल के अंतर्गत भी उगाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है बिहार के लिए विशेष रूप से, ठीक है। अब कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश ये मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य है। देखें, खरीफ और रबी हमने दो मुख्य खाद्यान्न फसलों का समूह देखा है। कौन कौन सी, रबी और खरीफ। देखिए, खरीफ में हमने चावल किया, रबी में हमने किसको किया है, गेहूं को। इसके बाद जो आने वाली खाद्यान्न फसलें हैं उसमें ज्वार की बात की है, उसमें मक्का की बात की है। सारी किस्में आ रही है, खरीफ की फसलों के अंतर्गत आ रही है। लेकिन विशेष क्या है कि बिहार के कुछ क्षेत्रों में मक्का रबी की ऋतु के अंतर्गत भी बोया जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप स्टार लगा करके रखना। अब बात करते हैं दालों की। देखें, विश्व स्तर पर यदि हम बात करें तो उपभोक्ता कहें चाहे उत्पादक कहें, दोनों में ही भारत विश्व में अव्वल दर्जे का है, अव्वल स्थान पर है, प्रमुख उत्पादक है। क्लियर है। और प्रमुख ही इसका उपभोक्ता है क्योंकि जनसंख्या ही बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। क्लियर है। क्यों खाते हैं दालें, क्योंकि ये प्रोटीन से ओतप्रोत होती है। कौन कौन सी दालों की बात करेंगे, एक अरहर जिसको हम तुर भी कह देते हैं, उड़द है, मूंग है, मसूर है, मटर है, चना है। ये मुख्य दलहनी फसलें हैं। तो इसमें हमने अभी जो किया था उसमें मसूर का जो नाम लिया था वो किस में लिया था, रबी की फसल के अंतर्गत लिया। तो ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। और चने की बात करते हैं तो ये भी किस में आएगा, ये भी रबी की फसल के अंतर्गत तो आएगा। तो ये ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, कौन कौन से, मसूर और चना। क्लियर है। मटर है, मटर है, ये भी रबी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। क्यों, ये भूमि के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इससे नाइट्रोजन लेकर के भूमि की उर्वरा शक्ति जो दलहनी फसलें होती है वो बढ़ाती है। तो ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है, भूमि उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। भारत में इसके उत्पादक कौन कौन है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दालें होती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक का नाम आता है। क्लियर है। ये चीज ध्यान में रखनी है। फिर बात करते हैं हम गन्ने की। गन्ना क्या है, एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है और किसके अंतर्गत बोया जाता है, खरीफ की फसल के अंतर्गत बोया जाता है। इसमें तापमान कितना चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। वर्षा कितनी चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। और इसकी जलवायु कैसी होती है, तो उष्ण और आर्द्र प्रकार की जलवायु में ये बोया जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ होता है गन्ने का उत्पादन, तो ब्राजील में होता है। और ब्राजील के बाद दूसरा कौन है, भारत ही इसका बड़ा उत्पादक है। क्या क्या चीजें बनती है, चीनी, गुड़, खांडसरी, शीरा, ये बनाने के काम आता है। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है गन्ने का, तो उत्तर प्रदेश की बात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। ये मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं भारत में गन्ने के। फिर बात करते हैं तिलहन की। देखें, 2014 की यदि हम बात करें तो इस आंकड़े के अनुसार चीन के बाद में भारत दूसरा बड़ा तिलहन का उत्पादक देश है। 2014 में तोरिया, ये तिलहन का एक प्रकार है कि उत्पादन में विश्व में कनाडा और चीन के बाद में तीसरा स्थान था भारत का। ये भी आपने ध्यान में रखना है। कुल बोए गए क्षेत्रों में 12% भाग पर कई तिलहन फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी। ये तिलहन फसलों की बात है और किसके अंतर्गत आती हैं, सारी की सारी खरीफ की फसलों के अंतर्गत आने वाली हैं। ये आपने मुख्य रूप से याद रखना है। मूंगफली
खरीफ की फसल है, हमने अभी बताया है कि खरीफ की फसल है। इसमें कौन सी फसल है जो रबी के अंतर्गत आती है, तो उसमें एक तो नाम आ जाएगा सरसों का। सरसों का ये आपने स्टार लगा लेना है, ठीक है। एक सूरजमुखी का ये स्टार लगा लेना है, एक अलसी का ये आपने स्टार लगा लेना है, ठीक है। बाकी अरंडी है, ये किस में आती है, खरीफ के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि मूंगफली के उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र मूंगफली के उत्पादन में अव्वल दर्जे के हैं। अलसी और सरसों रबी की, मैंने अभी बताया आपको कि ये रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लो, छप सकता है ये। अरंडी खरीफ और रबी दोनों के अंतर्गत ही बोई जाती है, ये भी आप स्टार लगा लो। मुख्य ये खरीफ की फसल ये अरंडी, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं चाय की। देखें, चाय एक रोपण कृषि है, ये ध्यान में रखना है। कब शुरुआत हुई थी, जब अंग्रेज भारत में आए थे, ठीक है। यहाँ के चाय बागान के मालिकों को इन्होंने क्या बना लिया, बंधक बना लिया और उनको मजदूर के रूप में काम में लेते थे और खुद वहाँ के मालिक बन बैठे। ये अपने को इतिहास पता है इस चीज़ का। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में ये सबसे ज़्यादा बोई जाती है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और कहाँ पर, जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र हो, पर्वतीय क्षेत्र के ढलुआ क्षेत्रों में ये बहुत ही उपयोगी है। क्यों? क्योंकि वहाँ जल निकासी के लिए सुगम व्यवस्था होती है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु हो, वहाँ इसका उत्पादन अच्छा होता है। क्लियर है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, तो आपने असम को याद रखना है। पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जलपाईगुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु और केरल ये इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, मेघालय में, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में भी इसका उत्पादन होता है। सन 2014 के आंकड़े के हिसाब से देखें तो विश्व में चीन के बाद में दूसरा बड़ा उत्पादक कौन है, भारत ही है। आज भी यही स्थिति बनी हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉफी की। देखें, विश्व का 3.5% कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है, भारत में। और भारत में भी सबसे ज़्यादा जो उत्पादक बड़ा है वो कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद केरल और तमिलनाडु की बात आती है। इसमें कहाँ शुरुआत हुई थी, तो कर्नाटक में बाबा बदून की पहाड़ियों को हमने याद रखना है, यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। और नीलगिरी में आज भी यहाँ पर खेती होती है। हमारे भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी का उत्पादन होता है, तो अरेबिका किस्म का उत्पादन होता है। आरपीएससी में आ सकता है, छप गया समझो, ये सवाल याद रखना है आपने। बागवानी फसलें देखें, भारत का विश्व में फल और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद में दूसरा स्थान है। कारण क्या है कि भारत में उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है और दोनों ही प्रकार की जलवायु जो है, उष्ण और शीतोष्ण, वो फलों के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहाँ होते हैं फल भारत में ज़्यादा, तो महाराष्ट्र का नाम आ जाएगा, अव्वल दर्जे का है, प्रथम स्थान पर है। फिर आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, और इन सब के क्षेत्र में क्या चीज़, आम, ये याद रखना है। क्लियर है। फिर संतरे की बात करते हैं। संतरे में जो मेन नाम आएगा वो नागपुर का, फिर चेरापूंजी की बात आएगी। उसके बाद क्या, केले। केले में कौन, केरल का नाम आएगा, मिजोरम है, महाराष्ट्र है और तमिलनाडु की बात आएगी। उसके बाद लीची देखें यदि हम, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में आ जाएगी। और यदि हम अनानास की बात करें तो वो मेघालय में आ जाएगा। यदि हम अंगूर की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में आ जाएगा। यदि हम सेब की बात करें तो जी पर्वतीय क्षेत्र ही होगा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। और यदि हम नाशपाती, खुमानी और अखरोट की बात करें तो ये भी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ही उत्पादन होता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इनमें से किसी भी सवाल बनाया जा सकता है और अव्वल दर्जे का सवाल है। सारे के सारे बहुत अच्छे सवाल बन रहे हैं। फलों के बाद यदि सब्जियों के हिसाब से देखें
तो भारत में सब्जियां भी 13% विश्व का उत्पादन यहाँ होता है। और सारी कौन सी जो प्रचलित सब्जियां हैं, मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू, इन सब में प्रथम स्थान पर है। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं, ये सभी खाद्यान्न फसलें थी। अखाद्यान्न फसलों में तो रबड़ की बात करते हैं। देखें, रबड़ की जब भी बात आएगी तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र ही इसका सबसे उपयुक्त स्थान है, जहां वर्षा कितनी हो, 200 सेंटीमीटर से अधिक हो। ये चीज ध्यान में रखनी है। और 25 सेंटीमीटर से अधिक तापमान हो और नम और आर्द्र प्रकार की जलवायु हो। विश्व में देखें तो थाईलैंड और मलेशिया का नाम इसमें आता है। किसका? थाईलैंड और मलेशिया का। सबसे ज्यादा उत्पादन तो होता है थाईलैंड में और प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मलेशिया में। लेकिन भारत में यदि हम बात करें तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, मेघालय की गारो खासी जनतियां जो पहाड़ियां हैं वो इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आ जाएगा। और विश्व संदर्भ पर यदि प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का नाम आएगा तो वो चौथे स्थान पर है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। रेशेदार फसल की बात करते हैं। देखिए, रेशेदार फसल में क्या क्या चीज आएगी? कपास है, जूट है और सन है, पटसन है, प्राकृतिक रेशम है। ये 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। ये चीज क्लियर है कि इनमें से सवाल आ सकता है। रेशम जो है वो कहाँ से उत्पादन होता है? वो कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है, कीड़े के कोकून से। बाकी सारी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर करना है अपने यहाँ से। और ये जो कीड़ा है ये मिलेगा कहाँ पर? तो ये मलबरी के पेड़ पर जो हरी पत्तियां होती है वहां पर पाला जाता है। और इस प्रकार के उत्पादन को क्या कहते हैं? रेशम उत्पादन कहते हैं। ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है कि रेशम उत्पादन की जो प्रणाली है उसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। क्या नाम है इसका? सेरीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधा छप सकता है। नेक्स्ट, कपास। कपास देखें, कपास का मूल स्थान किसको माना गया है? भारत को ही माना गया है। और भारत का कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या होता है कच्चा माल? कपास ही होता है। यदि भारत में वर्तमान में देखें तो ये कपास उत्पादन में विश्व स्तर पर तीसरा स्थान है। कहाँ उत्पादन होता है? तो दक्कन के पठार में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर काली मिट्टी है और काली मिट्टी को कपास उत्पादक मिट्टी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी। ये चीज ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या चीज चाहिए? तापमान ऊंचा चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए। ज्यादा वर्षा इसके लिए नुकसानदायी होता है, लेकिन हल्की वर्षा के लिए सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए जो इसके जो फल है इनको खराब ना करे। 210 दिन पाला रहित चाहिए, इसके लिए खिली धूप चाहिए ताकि इनका अच्छे से उत्पादन हो सके। किस फसल के अंतर्गत आता है? तो खरीफ की फसल के अंतर्गत इसको तैयार किया जाता है। कौन है मुख्य उत्पादक? तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। तो इसमें मुख्य कौन है? महाराष्ट्र का ही नाम आएगा, उसके बाद में गुजरात का नाम आएगा और इकट्ठा भी इसको क्या कह देते हैं? सौराष्ट्र प्रदेश के नाम से भी ऑप्शन में आ जाता है। इसके बाद जूट की बात है। देखिए, सीधा सा सवाल, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। कहाँ मिलेगा आपको ये जूट? जहां या तो हर साल बाढ़ आती हो या फिर तटीय भूमि हो। तटीय भूमि हो जहां पर पानी की व्यवस्था बहुत ज्यादा हो, पानी साल भर खड़ा रहे, इस प्रकार की जो स्थान होता है, इस प्रकार की जो जगह होती है वहां जूट का उत्पादन होता है। भारत में ऐसे स्थान है कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल है, बिहार है, असम है, उड़ीसा है और मेघालय है। ये जूट के बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। यूज क्या होता है जूट का? देखिए, इससे बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे, ये सारे बनाए जाते हैं। और इसके अलावा जो कसीदाकारी हैं उसमें भी जूट का इस्तेमाल हो जाता है, जिसको हम दस्तकारी वस्तुएं भी कह देते हैं। क्लियर है? पैकिंग के भी काम आती है, नायलॉन की जगह ये काम में आ जाती है। ठीक है, अब हमारी कृषि के साथ कुछ संस्थागत सुधार भी हुए। संस्थागत सुधार क्या है कि हमने कृषि को सुधारने के लिए
क्या विशेष किया है, तो उसमें जोतों को चकबंदी, सहकारिता और जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी है। पहली पंचवर्षीय योजना में मुख्य जो विषय था, पहली पंचवर्षीय योजना का जो केंद्र बिंदु था वो कृषि था। कौन से मॉडल पर बनी थी, तो वो डामर हेराल्ड मॉडल पर, डामर हेराल्ड मॉडल पर ये प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, इसका निर्माण हुआ था। और इस पर केंद्र बिंदु के किसको रखा गया था, कृषि को ही रखा गया था। उसमें क्या चीज था कि चकबंदी जो है, क्या चीज है ये, कि ये कुछ जमीन के टुकड़े हैं और गांव के अलग अलग शहरों के अलग अलग लोगों के पास में है। इन्होंने आपसी समझौता किया कि क्यों ना हम मिल करके और इस पूरी जमीन पर एक साथ कृषि करें, और जितना भी पानी, सिंचाई, खाद, बीज वो साझा करके और इस पूरे उत्पादन से हम अपने हिस्से का उत्पादन उठा लेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है, चकबंदी, जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, उत्पादन अधिक होता है। तो इस प्रकार के संस्थागत सुधार की भारत में जरूरत थी और हमने की भी है। इस कृषि के अंदर हमने सबसे ज्यादा सुधार कहाँ देखा, वो हरित क्रांति में देखा था। कब हुई थी हरित क्रांति, जब 1966 में तृतीय पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी और 1966 से 1969 के बीच में जो एक वर्षीय योजनाएं आई थी, कितनी संख्या में, 3 थी। लेकिन 1966-67 में हरित क्रांति, जिसका विश्व स्तर पर यदि जनक पूछे तो वो कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। और यदि भारत में इसकी बात करें तो उसका जो प्रमुख कौन है, जो इसका जनक माना जाता है, वो है एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये जनक है विश्व स्तर पर और भारत स्तर पर। क्या चीज था कि हमने एक तो हाइब्रिड यूज का इस्तेमाल यूज करना है, क्या, बीज का, और एक हमने भूमि का निरीक्षण करवा करके वहां देखना है कि किस तत्व की कमी है, उस तत्व को उसमें सम्मिलित करना है, मतलब रासायनिक खाद को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। एक हमने सिंचाई को भी उसमें जगह दे दी। तो इन सब के कारण जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो गुणोत्तर बढ़ा था। उसको क्या कहा था, हरित क्रांति कहा था। पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा कामयाब थी। और कौन सी फसल के लिए, सबसे पहले गेहूं के लिए और नंबर 2 चावल की फसल के लिए ये कामयाब रही थी। उसके बाद क्या आया था, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड 1970 की बात है। उसमें दुग्ध क्रांति के नाम से हमने इसको जाना है। इसके अलावा हमने क्या किया है, किसान क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जो किसान से संबंधित है, और आकाशवाणी और दूरसंचार पर भी किसान और किसानी से संबंधित जो हमने उद्घोषणाएं की हैं, जो किसानों के लिए क्या हुई हैं, लाभदायक साबित हुई है। तो वो सारे क्या है, कृषि में नवाचार करके हमने उसमें भी उत्पादन में बढ़ोतरी को अहमियत दी है। भारत में यदि ऐतिहासिक पहलू की बात करें तो उसमें एक भूदान और ग्रामदान की बात आती है। देखें, गांधी जी हमेशा ही ग्राम स्वराज की अवधारणा से प्रेरित थे और ग्राम स्वराज को केंद्र बिंदु मान करके चलते थे। यदि भारत में पंचायती राज को भी माना जाता है तो इसी सपने के आधार पर पंचायती राज की नींव रखी गई है। आचार्य विनोबा भावे का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने सबसे पहले एक सत्याग्रह किया था, एक सत्याग्रह किया था जो ग्राम स्वराज की अवधारणा के लिए वो सत्याग्रह को क्या मानते हैं, नींव मानते हैं। एक ऐसा ही उदाहरण क्या होता है, आंध्र प्रदेश में गांव पोचमपल्ली, याद रखना है, पोचमपल्ली में कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीण जो थे उन्होंने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ मांग की थी। तो आचार्य विनोबा भावे ने उनसे तुरंत वायदा तो नहीं किया था लेकिन आश्वासन दिया था एक, कि वो ऐसे सरकार से बात करके आपको ऐसी जमीन मुहैया करवा देंगे। लेकिन इस दौरान श्री रामचंद्र रेड्डी वो उठे थे और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि हाथों हाथ ऑन दी स्पॉट वहीं बांट दी थी।
इस घटना को ही क्या कह देते हैं, भूदान और ग्रामदान की घटना कह देते हैं। ये किससे जुड़ी हुई, महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे और रामचंद्र रेड्डी से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। तो पोचमपल्ली याद रखना है, आंध्र प्रदेश में है। श्री रामचंद्र रेड्डी का संबंध देखना है, कहां से है, आंध्र प्रदेश से है। क्लियर है। इस घटना से आचार्य विनोबा भावे इतने प्रभावित हुए थे कि इस घटना को उन्होंने रक्तहीन क्रांति का नाम ही दे दिया था। किसको, भूदान और ग्रामदान आंदोलन को। क्लियर है। अब कृषि के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार उत्पादन में योगदान क्या है। देखिए, भारतीय कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है, इसको मानसून का जुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ। ये चीज ध्यान में रखनी है। तो जो अर्थव्यवस्था है वो तो कृषि पर आधारित है, और कृषि किस पर आधारित है, मानसून पर आधारित है। भारत में 52% जनसंख्या है जो सीधे कृषि से संबंधित है। ये चीज हमें बता देती है कि भारत में कृषि का महत्व क्या है। लेकिन जैसे जैसे हमने तकनीकी विकास किया है, वैसे वैसे कुछ व्यवस्थाएं हैं जो हमारे आर्थिक तंत्र में, उसमें प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। जैसे 2013-14 की बात करें तो कृषि में 4.2 बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन 14 और 15 में ये माइनस में 0.2% थी, और 15-16 में ये 1.1 बढ़ी थी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो थी वो कहाँ हुई थी, वो सेवाओं क्षेत्रों में हुई थी। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में यदि हम इसका योगदान माने तो किसका 7.6% आएगा एवरेज रूप में। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है। एक चीज यहां पे आपने ध्यान में रखनी है, ये जो 1.1 है ये ऐसे नहीं है कि पूरी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान ही 1.1% है, ऐसा नहीं है। ये बता रहा है कि कृषि में बढ़ोतरी कितनी हुई थी, वो 1.1% हुई थी। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं खाद्य सुरक्षा की। देखिए, खाद्य सुरक्षा का सीधा सा आपने अर्थ क्या समझना है कि प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण स्तर पर उसे प्राप्त हो जाए। ये हमने सुनिश्चित करना है। इसके लिए हमने खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम बना रखा है, सभी वर्गों के लिए ये जरूरी है। सभी वर्गों के लिए ऐसी प्रणाली हमने बना रखी है। इस प्रणाली के दो घटक हैं, एक तो है बफर स्टॉक और एक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखिए, ये करते क्या है, बफर स्टॉक जो है वो खाद्यान्नों की भंडारण और प्राप्ति की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, ये चीज आपने करनी है, जो किसके अंतर्गत हुई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से हुई है। और इसको वितरण करने का काम कौन करते हैं, वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसका काम करती है। भारतीय खाद्य निगम ये क्या काम करती है, जिसको हमने एफसीआई कहा है, ये सरकार द्वारा जो घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस मूल्य पर किसानों से खाद्यान्न प्राप्त करते हैं, खाद्यान्न खरीदते हैं, और उस खाद्यान्न को फिर जो गरीब लोग हैं, जो इस खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं, उनको फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क मुहैया करवाते हैं। ऐसा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए निर्धारित किया गया है, सबसे ज़्यादा जो खरीदारी होती है वो गेहूं और चावल की होती है। और कहाँ से सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है, तो वो पंजाब और हरियाणा के लिए होती है। अब ये किन को मुहैया करवाई जाएगी, उसके लिए दो वर्ग हैं। कौन से, जो गरीबी रेखा से नीचे हो, जो गरीबी रेखा से ऊपर हो। जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं उनको बीपीएल कहते हैं। बीपीएल की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, बिलो पावर्टी लाइन। पावर्टी क्या होती है, गरीबी, गरीबी रेखा से नीचे। और एपीएल, एपीएल का मतलब अबव पावर्टी लाइन। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और ये जो मुहैया करवाया जा रहा है, ये प्रत्येक जिला और ब्लॉक स्तर पर खाद्यान्नों की पैदावार के आधार पर आत्मनिर्भर बनाना है। ये चीज़ क्लियर करनी है आपने। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन है
उसमें सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादन कौन है? तो चावल है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा कौन हुआ? गेहूं। तीसरा मक्का। मक्का नहीं, मक्का से पहले बाजरा आएगा और बाजरा के बाद मक्का की बात आएगी। क्लियर है? इसमें भी इस टेबल में जो नहीं दे रखा है वो एक ज्वार भी है, ज्वार को भी आपने इसमें शामिल करना है। अब इनके उत्पादक में यदि पंजाब की बात करें तो वो चावल में आ जाएगा, महाराष्ट्र की बात करें तो वो गन्ने में अव्वल दर्जे का आ जाएगा। ये इसके कुछ उदाहरण ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं कि वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव रहा था। देखें, ये कोई एक समय में एक विशेष कोई साल में घटित होने वाली घटना नहीं है, ये औपनिवेशिक काल से चली आ रही है। क्लियर है? जैसे जैसे विश्व भर में यदि मसाले की बात करें तो भारतीय मसाले जो हैं वो विश्व भर में निर्यात किए जाते हैं, और आज भी भारतीय मसालों की विश्व में डिमांड रहती है, और विश्व में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी भारत में डिमांड रहती है। तो ये जो आयात और निर्यात का खेल है, इसको संयुक्त रूप से हम क्या कह देते हैं? वैश्वीकरण। ये कब से स्टार्ट हुआ था? ये औपनिवेशिक काल से हुआ था। अब औपनिवेशिक काल में जो अंग्रेज यहाँ आए थे उन्होंने क्या किया था, इसका एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है कि 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह है उसमें क्या हुआ था? नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था किसानों पर, और किसान कहते हम करेंगे नहीं, और वो कहते थे, अंग्रेज कहते थे करो। क्यों? क्योंकि नील जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करता था, वो उसके लिए जरूरी होता था कि वहां पर नील पहुंचाई जाए। तो ये नील यहाँ से निर्यात कर दी जाती थी भारत से, और कहाँ पर? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में इसकी डिमांड थी, इसीलिए अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ पर नील की खेती हो, लेकिन किसानों ने इसका क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया इस चीज का। इसीलिए क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो ये वैश्वीकरण का उदाहरण ही तो है। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों के सामने बहुत सारी है ना चुनौतियां आई हैं, उनका सामना करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट और मसालों के हिसाब से देखें तो भारत एक विकसित राष्ट्र की तरफ जा रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा उत्पादन करता है। लेकिन जो पहले से विकसित राष्ट्र हैं उनसे इसकी जो प्रतिस्पर्धा है इसमें भारत कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए तकनीकी विकास की आज भी भारत को जरूरत है, किसकी बजाय? जो विकसित राष्ट्र हैं उनसे भी ज्यादा यहाँ पर तकनीकी विकास की जरूरत है। इसको भारत ने अपनाया भी है। जैसे हम एक हरित क्रांति पर दोषारोपण करते हैं कि इसके आने से सूखे की बात हुई है, अधिक रसायन की बात हुई है, ये सारा हरित क्रांति के बाद में हमें परिणाम देखने को मिला है। लेकिन जो आज के ज़माने में उसका विकल्प तैयार किया जा रहा है उसको कहते हैं जीन क्रांति। जीन क्रांति ये क्या चीज़ है कि ये जो जननिक इंजीनियर बीजों के जो हाइब्रिड बीज हैं उसकी नई किस्म को तैयार करके और उनसे जो फसलें ले रहे हैं उनको कहते हैं जीन क्रांति। वो भारत में अब अपनाई जा रही है। और क्या किया जा रहा है? और जो ऑर्गेनिक खेती है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या होती है ऑर्गेनिक खेती? कि उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल किए बिना ही हम उत्पादन ले लें, वो ऑर्गेनिक खेती है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और यदि हम भारत में बात करें कि भारत के लगभग 83.3 करोड़ लोग हैं जो डायरेक्ट 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है। अब देखें, ये भूमि तो है कम और संख्या है इनकी ज़्यादा। तो यदि ऐसे कहें तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितना आता है? आधा हेक्टेयर से भी कम भूमि आती है। तो ये विडंबना है भारत के लिए, और इसके कारण ही भारत में क्या करना पड़ रहा है? सस्यवर्धन करना पड़ रहा है कि यदि 1 बीघा भी जमीन है तो आधा आधा बीघा पर वहां पर अलग अलग फसलें बोनी पड़ रही है। इसके अलावा भारत में क्या किया जा रहा है? भारत में जो नई फसलें हैं उनको बीजारोपण किया जा रहा है। जैसे बायोडीजल की बात करें, हम औषधियों की बात करें, इन
फलों की बात करें तो इनको भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें आपने कृषि से संबंधित भारत को जाना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो तुरंत लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।